बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से आने वाली ख़बरों और उसके ऊपर तज्ज़िया अपना पेश करेंगे। मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। नाज़रीन, शेर अफ़ज़ल मरवत ने एक बार फिर इमरान ख़ान के ऊपर जो है एक वार किया है। कप्तान के पीठ में छुरा घोंपा है शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान फ़ौज के अंदर जो हैं वो बड़े पैमानों में बड़े अहम ओहदों के ऊपर जो है वो तकर्रियाँ और तबादले होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। उसमें कौन कौन से बड़े ओहदों पर क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरा, बड़ी दिलचस्प ख़बर ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत ये ख़बर इस तरीके से पेश कर रही है कि जिस तरह उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है कि मलक रियाज़ के रेड वारंट जो हैं वो जारी किए हैं। और इसको बहुत बड़ा कारनामा के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन बड़ी दिलचस्प और मज़ाक़ ख़ेज़ स्टोरी है। इस पर भी मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का किस्सा आपको बयान कर दें कि जिस तरीके से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने स्टेटमेंट दिया कि वो सुहेल अफरीदी की जो तकर्री है उसको चैलेंज करने जा रहे हैं, और उस तकर्री को चैलेंज करने का तरीक़ाकार वो वही अपनाएंगे कि उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान चूँकि एक नाअहल हैं, अदालत से नाअहल शख्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला मौजूद है कि वो नाअहल शख्स जो है वो कोई भी इस तरह की तकर्रियाँ और सियासी तौर पर फ़ैसले नहीं ले सकता। नवाज़ शरीफ के मुकदमे में ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुकी है। तो इसलिए इमरान ख़ान का ये जो फ़ैसला है, उन्होंने जो नामज़द किया सुहेल अफरीदी को बतौर वज़ीर आला, वो कानूनी तौर पर वो ये नहीं कर सकते और उनके पास इख्तियार नहीं है। तो इसलिए अब वो आइनी अदालत से रुजू करने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो नाज़रीन, ये शेर अफ़ज़ल मरवत का नया वार है, नई चाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़, उनके बानी चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। किस तरीके से शेर अफ़ज़ल मरवत आए और उन्होंने अपना नाम बनाया, और फिर वो जो है वो एक बार फिर से पहले इमरान ख़ान की बहनों के ऊपर और फिर उसके बाद अब इमरान ख़ान के ऊपर, उनकी अहलिया के ऊपर और पूरी पार्टी के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ तनकीद की, बल्कि तनकीद के साथ साथ पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट को जिस तरीके से वो सहूलतकार साबित हुए हैं, वो भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। अगर शेर अफ़ज़ल मरवत की राइज़ एंड फॉल की बात करें तो इनका जो उरूज था वो उसका आगाज़ वहाँ से हुआ था जब इमरान ख़ान को 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता अदालत से रेंजर्स ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया था, और 10 मई को उनको इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश किया गया। और वहाँ पर अदालत जो थी वो पुलिस लाइन में ही लगाई गई थी, जज साहब को वहाँ पहुँचा दिया गया था और इमरान ख़ान को जो है उनकी कस्टडी ले ली गई थी। तो इस दौरान एक कर्फ्यू का समा था, वहाँ पर इस तरह लग रहा था कि मुल्क में कर्फ्यू लग चुका है। इस्लामाबाद में बिल्कुल उस अदालत तक रसाई किसी को नहीं थी। इंटरनेशनल मीडिया भी इंतज़ार कर रहा था कि किसी तरीके से उस अदालत की कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकें, लेकिन तमाम जितनी भी उस अदालत को जाने वाले रास्ते थे वो मुकम्मल तौर पर बंद थे। लेकिन उसमें इस असना में अदालत की समाअत मुकम्मल होती है और बाहर आकर इमरान ख़ान के एक वकील स्टेटमेंट देते हैं, और वो वकील होते हैं शेर अफ़ज़ल मरवत। और उनकी पहली स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है कि वो ये कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त आसम ला लग चुका है। और इनकी ये स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के वर्कर्स में ऐसी दौड़ी कि उन्होंने इमरान ख़ान से मंसूब किया कि इमरान ख़ान ने आज ये गुफ्तगू की और कहा कि इस वक्त मुल्क में आसम ला जो है वो लागू है। तो ये पहली स्टेटमेंट थी जो इमरान ख़ान से मंसूब की गई शेर अफ़ज़ल मरवत की तरफ से। हालांकि शेर अफ़ज़ल मरवत का हमने देखा है कि जब भी वो अदालत में होते थे, इमरान ख़ान उनको कोई संजीदगी से नहीं लेते थे। इमरान ख़ान ने उनको सिर्फ़ उस वक़्त लॉन्च किया था जब इमरान ख़ान को मालूम हो गया था कि इस वक्त अदालतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में बन चुकी हैं, और उनको एक ऐसे बदतमीज़ वकील की ज़रूरत थी जो जजेस को ललकार सके और जजेस को आईना दिखा सके और उनके सामने शाउट कर सकें। तो इमरान ख़ान ने उस स्ट्रेटजी के तहत जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत जैसे वकीलों को अपनी मेन लीगल टीम का हिस्सा बनाया था, वरना इससे पहले ये इमरान ख़ान की लीगल टीम का हिस्सा नहीं थे, बल्कि इमरान ख़ान के जो वकील थे उनको उनके क्योंकि केसेस इतने थे तो बस इनका काम वही होता था कि फ़लाँ तारीख़ फ़लाँ केस में फ़लाँ तारीख़ लग चुकी है, फ़लाँ केस में फ़लाँ तारीख़ लग चुकी है, जो कि अक्सर और बेशतर जो है वो बड़े वकील के मुंशी का काम होता है। ये शेर अफ़ज़ल मरवत का काम था।
لیکن شیر افضل مروت دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اونچی اڑان لی، اور ایک وقت یہ بھی پہنچ گیا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے لگ گئے، اور پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں ایک ایسا لیڈر کے طور پر سامنے آیا کہ شاید شیر افضل مروت جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت میں سے پی ٹی آئی کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن بالآخر انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی جو خیبر پختونخوا حکومت کے اندر بھی تھی اور پھر پی ٹی آئی کے اندر بھی تھی، پھر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی انہوں نے ایسے معاملات کیے جس کی رپورٹس جو ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچی۔ مبینہ طور پر مالی معاملات بھی شامل تھے۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اندر اپنے بھائی کو بھی انڈکٹ کیا، وہاں پر بھی مبینہ طور پر ان کے بھائی کو مالی بدعنوانی کے طور پر عمران خان نے کہا کہ اس کو نکال دو، پھر ان کو تقریباً 8 مہینے بعد ہی کابینہ سے برطرف کر دیا گیا۔ شیر افضل مروت کا ڈاؤن فال اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے اپنی ایک پیرالل سوشل میڈیا ٹیم بنانے کا اعلان کیا تھا، اور عمران خان کو معلوم ہوا تو عمران خان نے نہ صرف ان کو روکا بلکہ اپنے فوکل پرسن کے طور پر بھی ان کا نام خارج کر دیا، اور شیر افضل مروت کے بجائے نئی فوکل پرسن کی ٹیم جو ہے وہ لانچ کر دی۔ لیکن شیر افضل مروت پھر بھی باز نہیں آئے۔ عمران خان نے بڑے مواقع دیے اور یہ بیانات تو دیتے رہے، لیکن بالآخر عمران خان نے ان کو تقریباً 2 سال برداشت کرنے کے بعد پارٹی سے بھی نکالنے کا فیصلہ کیا، اور عمران خان کے یہ سٹیٹمنٹ جیل کے اندر بہت سارے لوگ یہ کوٹ کر چکے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک برس بابر بن جائے گا۔ تو شیر افضل مروت کو عمران خان نے پارٹی سے نکال دیا۔ گزشتہ دنوں شہزاد اکبر صاحب کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد نواز صاحب ہیں، ینگ رپورٹر ہیں اسلام آباد میں، وہ یہ فرما رہے تھے، ان کی بھی یہ ٹویٹس تھی، وہ بھی یہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ شیر افضل مروت نے رانا ثناء اللہ سے کوئی ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے باضابطہ طور پر جو ہے وہ نون لیگ تو جوائن نہیں کریں گے، لیکن اب وہ جو کام ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر رہتے ہوئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کریں گے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی خواجہ آصف سے بھی ان کی ملاقاتیں رہی ہیں، چیمبرز میں جاتے رہے ہیں وزیر دفاع کے ساتھ، اور شیر افضل مروت کو ہمیشہ لائم لائٹ میں رہنے کا شوق تھا، اور حکومت اور حکمرانی کا شوق تھا، اور ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکروں میں رہتے ہیں۔ اب یہ جو حالیہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ آئینی عدالت جائیں گے، اور عمران خان کے جو نامزد کردہ سہیل افریدی ہیں ان کے خلاف وہ ایک پٹیشن دائر کریں گے، تو یہ پٹیشن تو ظاہر ہے یہ خیال تو نون لیگ کو نہیں آیا، یہ وہاں پہ جو اپوزیشن ہے جے یو آئی فے ان کو نہیں آیا، لیکن شیر افضل مروت صاحب کو آ گیا۔ تو یہ اب اس میں تو کوئی میرے خیال سے کہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ شیر افضل مروت کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپوزیشن کی نہیں بلکہ حکومتی جو جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، بلکہ اصل میں جو حکومتی جماعت ہے، جو سب سے بڑی عسکری جماعت ہے، جو حکومت کو بناتی اور گراتی ہے، اس کی بنیادی طور پر شیر افضل مروت جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو پٹیشن ہے وہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو یہ تو شیر افضل مروت کی کہانی تھی۔ دوسری جو بڑے عسکری نمائندے ہوا کرتے تھے کسی دنوں میں وہ ملک ریاض صاحب ہوا کرتے تھے۔ ملک ریاض کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور جو چیئرمین نیب ہیں لیفٹیننٹ جنرل بٹ صاحب، وہ بٹ صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، کوئی غیر رسمی گفتگو تھی صحافیوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی جو ہے وہ نیب نے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور اب پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی اور ہتھکڑیاں لگیں گی، اور پاکستان میں جو ہے وہ ملک ریاض کو گرفتار کر کے دبئی سے لایا جائے گا۔ لیکن صورتحال اتنی بھی آسان نہیں ہے، اتنی سادہ نہیں ہے۔ پہلے تو اس ریڈ وارنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا ہے، اور پھر اس خبر کی سنجیدگی کے اوپر ذرا تجزیہ بھی اپنا دیں گے۔ ایک تو یہ ریڈ وارنٹ جو ہے یہ کوئی اریسٹ وارنٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کو اریسٹ وارنٹ کے طور پر نہیں دیکھتا۔ ہاں انٹرپول کو یہ ضرور لکھ دیا جاتا ہے، اور انٹرپول جو ہے متعلقہ ملک کو یہ کہے گا کہ یہ فلاں جو شخص ہے یہ فلاں ملک میں مطلوب ہے، اس کے خلاف یہ مقدمات ہیں، تو اس شخص کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اس عدالت میں وہاں پر اپنے حکام کو جا کر بتا دے کہ اس کے خلاف کیا کارروائی ہے، کیا نہیں ہو رہی۔ یہ کوئی گرفتاری کا وارنٹ نہیں ہے جس طریقے سے پاکستان میں بتایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ملک ریاض کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ملک ریاض جو ہے ایک نہ صرف
प्रॉपर्टी टाइकून है, बल्कि वो बेरोज़गार फ़ौजियों को रोज़गार फ़राहम करने की एक बहुत बड़ी फ़र्म भी चलाते हैं। और उनके पास जितने भी ये बेरोज़गार फ़ौजी हैं, जब ये बेरोज़गार हो जाते हैं ब्रिगेडियर लेवल से ऊपर-ऊपर के, कर्नल लेवल के, इवन जनरल लेवल के, तो मलिक रियाज़ साहब उनको रोज़गार फ़राहम करते हैं, उनके बीवी बच्चों का नान नफ़क़े का बंदोबस्त करते हैं, उनकी रिटायरमेंट की ज़िंदगी बेहतर बनाने में और उनको सहूलियात देने में और लाखों रुपए की तनख़्वाहें देने में उन्होंने बड़े कारोबार जो हैं वो बनाए हुए हैं। तो मलिक रियाज़ साहब ये सहूलियात जब तक फ़राहम करते रहेंगे, तब तक मलिक रियाज़ को इस मौजूदा रजीम में भी कोई ख़तरा नहीं है। और वो इस रजीम के साथ हैं और इस रजीम से उनको कोई ख़तरा नहीं है। उनको बनाने वाली भी यही अस्करी जमात है और इनको गिराने के लिए भी फ़ैसला इन्हीं अस्करी जमातों ने किया हुआ है। और मलिक रियाज़ से दुश्मनी कोई ये नहीं है कि वो इमरान ख़ान का साथ खड़े हैं या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे रहे। असल में मलिक रियाज़ से के साथ कोई डील नहीं हो रही होगी, कोई लेन देन का मामला होगा। और जब तक कोई डील हो जाएगी, कोई लेन देन हो जाएगी, मलिक रियाज़ साहब कुछ इनको भी दे देंगे, तो मेरे ख़्याल से कि ये मामला, ये ब्लैकमेलिंग भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो मीडिया है, ख़ासतर जो बड़े मीडिया हाउसेज़ है जिसमें जियो न्यूज़ और बाकी लोग मीडिया हाउसेज़ शामिल हैं, उन्होंने इस खबर को जो है वो बिल्कुल स्पेस भी नहीं दी। और जियो न्यूज़ ने तो बिल्कुल ही इस खबर को लिफ्ट ही नहीं कराई, दिखाया भी नहीं गया। मैं देख रहा था जियो न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर, अभी तक तो ऐसी कोई खबर मुझे नज़र नहीं आई। अलबत्ता बीबीसी ने और 24 न्यूज़ ने, क्योंकि मोहसिन नकवी का जो चैनल है, उन्होंने इस खबर को ज़रूर लिफ्ट दी है, स्पेस दी है। फिर समा टीवी, जो कि एक बहुत बड़ा इस वक्त मलिक रियाज़ का एक समझ लें कि कंपटीटर है, अलीम ख़ान का जो चैनल है समा, उन्होंने ज़रूर स्पेस दी है। लेकिन मुझे जियो और ARY और दुनिया की वेबसाइट पे कोई ख़बरें जो हैं वो इस तरह की से नज़र नहीं आई कि मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ ये जो ख़बर है वारंट वाली, ये अब तक क्यों नहीं आई। और इसकी संजीदगी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अगर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ख़बर लगवानी हो तो जो पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल करने वाला इदारा है गैर कानूनी तौर पर, वो तो डंडे के ज़ोर के ऊपर ख़बरें भी लगवाते हैं, ख़बरें भी हटवाते हैं, सहाफ़ियों को भी उठाते हैं, सहाफ़ियों को नौकरियों से भी बरतरफ़ कर देते हैं। लेकिन मलिक रियाज़ की ख़बर कहीं पर भी मंज़र आम पर नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ कुछ और ख़बरें हैं जी, इस वक्त पाकिस्तान में जो गर्दिश कर रही हैं, इस पर शहजाद अकबर साहब ने कोई तवील गुफ्तगू भी की है कि पाकिस्तान की फ़ौज में तबादले किए जा रहे हैं। मेरे पास तो इतनी मालूमात नहीं है जो शहजाद अकबर साहब के पास है। अगर ज़्यादा मालूमात आपको चाहिए तो उनका वीलॉग ज़रूर सुन लीजिएगा। लेकिन मेरे पास ये मालूमात ज़रूर है कि इस वक्त 2 बड़े ओहदों के ऊपर जो है वो बड़ी तब्दीलियों की रस्साकशी जारी है। और एक जो ओहदा है वो आपका जनाब वाला DGISI का ओहदा है, और दूसरा जो बड़ा ओहदा है वो DGMI का है। और अपने अपने मनपसंद लोग जो हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से खुशनुदी हासिल करके ये 2 बड़े ओहदे जो हैं वो हासिल कर लिए जाएँ। और जो मौजूदा DGI हैं आसिम मलिक साहब, उनको उनका जो ओहदा है इजाफ़ी जो उनको चार्ज दिया गया है बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एज़ फेडरल मिनिस्टर का उनके पास ओहदा है। और वो मेरी इतलात के मुताबिक वो मज़ीद इस ओहदे के ऊपर बतौर DGI जो है वो मज़ीद इस ओहदे के ऊपर ना इंटरेस्टेड हैं, ना वो चाहते हैं कि उनको इस ओहदे के ऊपर मज़ीद कोई एक्सटेंशन दी जाए। अलबत्ता वो NCA का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ओहदा है वो रखना चाहते हैं और वो अपना काम उसी तरीके से जारी रखेंगे। मौजूदा जो जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ़ है पाकिस्तान के, आसिम मुनीर साहब, वो भी बड़े खुश हैं उनकी कारकर्दगी से। क्यों खुश ना हो, क्योंकि उनको ये टास्क दिया गया था कि पाकिस्तान का जो इस मौजूदा रजीम है उनका और अमेरिका का जो ब्रिज है वो बड़ा ज़बरदस्त बना दिया जाए और CIA और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बना दिए जाएँ। उन्होंने ये टास्क बड़ा ही अच्छी तरीके से निभाया है और उसी टास्क की वजह से इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान मीडिएशन का काम कर रहा था। लेकिन इस सारे मामले में DGI आसिम मलिक को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया और ये हमारी इतला के मुताबिक बड़ा इंटेंशनली था। और उनको इंटेंशनली जो वफाकी हुकूमत है
یعنی جو کہ اس وقت جناب مسلم لیگ نون کی اور آصف زرداری کی آپ نہیں کہہ سکتے، مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے یا اس وقت جو عسکری حکومت ہے، اس میں خاص طور پر جو ان کے اوپر ان کے رول کے اوپر بد اعتمادی تھی وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نہیں چاہتے کہ ان کا نام جو ہے ڈی جی آئی صاحب کا اس معاملے پر آتا، لیکن فیلڈ مارشل کا نام چونکہ آ گیا تھا تو فیلڈ مارشل صاحب نے بھی کوئی زیادہ توجہ نہیں دی کہ چلیں ٹھیک ہے، ایک کمان میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھا چلیں، اچھی بات ہے کہ جب میرا ہی نام ہر جگہ پر بجے گا، میرے ہی ہر جگہ پر میری چرچے ہوں گے تو یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا، اس میں ان کا فائدہ تھا، تو اس لیے اس حکومت پر اس طرف سے بھی کوئی دباؤ نہیں آیا۔ تو یہ تو آج کا ویلاگ تھا، اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔